स्टार्टिंग योर क्लास प्लीज़ अपने नोटबुक वगैरह जो भी हैं पेन अपने पास रखिए, है ना. सो मेक श्योर कि आपके पास हो निकले हुए. ओके, सेटल डाउन. तो देखिए कि यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे पहले आप उसको ध्यान से देखेंगे. ओके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देन यू विल नोट. सो आई विल गिव यू टाइम. नोट करने के लिए टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा. ओके. और कितने लोगों ने डेडिकेटेड नोटबुक बनाई है किसी भी सब्जेक्ट की? डेडिकेटेड मतलब कि इसमें बस फिजिक्स है तो फिजिक्स रहेगा, मैथ है तो मैथ रहेगा. आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होना है. ऐसा नहीं कि एक ही नोटबुक में आपने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, मैथ स्टार्ट कर दिया है और लास्ट में भी फिजिक्स होगी, फिजिक्स स्टार्ट कर दोगे. तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 2-3 महीने बाद आपका सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आएगा नहीं. फिर किसी और कॉपी में लिखो अलग सब्जेक्ट, है ना. तो बाद में जब रिवीजन करोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा किस में क्या लिखा हुआ था. सो मेक श्योर कि एक डेडिकेटेड नोटबुक बनाए सभी लोग. ठीक है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगा, आपको कोई भी डाउट हो तो पहले तो बहुत कंफर्टेबल रहिए आप लोग, है ना. कोई डरने की या फिर क्या कहते हैं कि वो हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है. कुछ भी नहीं आता है, कोई भी छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, यू कैन आस्क, राइट. सो बी कंफर्टेबल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज मोशन. सो मोशन तो बहुत कॉमन सा टर्म सुना आप सब ने. तो मोशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. जैसे कि स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन की कंडीशंस की बात करेंगे, राइट. उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं. ओके, इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे. तो छोटा सा लेक्चर है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा. फिर भी नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन. तो कितने स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, किसी को आइडिया? स्टेट, हाँ, रेस्ट एंड मोशन, दो ही स्टेट होते हैं मोशन के. अच्छा, रेस्ट में और मोशन में क्या डिफरेंस है? एक एक किसी को बोलना हो, रेज योर हैंड, आई विल अलाउ, राइट. सब बोलेंगे तो समझ में नहीं कौन क्या बोल रहा है. हाँ, ओके ओके, गुड, सिट डाउन. हाँ, परफेक्ट, फाइन. क्या बोला? सिंपल सी बात है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ए पे हूँ, दैट इज ये मेरी क्या है, पोजीशन है ना. अब अभी मैं यहाँ ए पे हूँ. अब हम टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा बात करते हैं. अभी 1 सेकेंड हो गया, अभी ए पे खड़ा हूँ मैं. 2 सेकेंड बीत गया, तब भी क्या है, पोजीशन वही है मेरी ए. तो टाइम के साथ आप देख रहे हो कि मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, तो ये क्या है, रेस्ट है. और मोशन में क्या होगा, टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज होगी. दैट मीन्स कि बी पे पहुंच गया. फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड के बाद मैं पहुंच गया ए टू बी, दैट इज़ कि मेरी पोजीशन चेंज हुई टाइम के साथ, राइट. तो बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो आप मोशन में कहलाते हो. अदरवाइज आप टाइम के साथ चेंज नहीं करोगे पोजीशन को तो रेस्ट पे रहोगे, राइट. बट इतना काफ़ी नहीं होता है. देखो, रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म है. क्या मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई दो दोस्त हैं अच्छे, कौन कौन? ओके, टेल मी योर नेम. और ऐसे कोई बात नहीं, बता दो, बताने में क्या है. वैष्णवी, काशवी, ओके, ठीक. वी एंड के मान लेते हैं, ठीक है. ओके, तो क्या हो रहा है कि वैष्णवी एंड कावी, अच्छा वी के कर लेते हैं, बड़ा है ना. वी एंड के दो फ्रेंड है. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लास चल रही है, कल क्लास हो रही है ना, संडे को भी. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, संडे को इनका मूड है कि क्लास नहीं करेंगे, बंक करेंगे. तो इन्होंने कर दी बंक, और बंक करने के बाद ये कार में बैठ के जा रहे हैं कहीं घूमने, ठीक है. दैट इज़ कि ये कार में क्या कर रहे हैं, ये मोशन में होगी कार, सिंपल सी बात है. और मैं कहीं दूर खड़ा यहाँ पर आराम से, मैं रेस्ट पे हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ कि ये लोग बंक करके क्लास जा रहे हैं, राइट. तो तभी मैंने कॉल लगाया दोनों को, चलो देखता हूँ कैसे बंक कर सकते हैं ये लोग, है ना. तो फिर इनको मैं सोचूंगा, डांटूंगा, इनको डराऊंगा, धमकाऊंगा फ़ोन करके. तो मैंने कॉल किया
फिर राइट, तो मैंने कहा कि आप लोग बंक क्यों कर रहे हो? कर सर हमारे पास मन था, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो मैंने बोला, दोनों डर गए। तो फिर मैंने कहा फिर यहाँ से के कहने लगे सर कोई ऐसा सोल्यूशन है कि हमें पनिशमेंट ना मिले? तो मैंने बोला हाँ एक तरीका है, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसके सही जवाब दे दिए तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा वी से, राइट, वैष्णवी से, अच्छा बताओ कि आप अभी कार में जा रहे हो दोनों बैठ के, तो आप दोनों मोशन में हो कि रेस्ट में हो? तो क्या जवाब दिया होगा वैष्णवी ने? हाँ, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो 2 लोगों के थोड़ा अलग अलग आंसर है। कोई कह रहा है मोशन में, किसी ने रेस्ट में कहा, और किसी ने थोड़ा और भी सही कहा कि हमें देखना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। रेस्पेक्ट का मतलब हाँ हाँ हाँ, तो दैट मीन्स कि अगर एक बात कहेंगे कि मोशन में है रेस्ट में, तो कहना गलत होगा, बट किसके रेस्पेक्ट में है? अगर वैष्णवी मेरे रेस्पेक्ट में है तो किस में है? मोशन में। क्योंकि मैं रेस्ट में हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन की चेंज होगी कि नहीं होगी? और वैष्णवी अब कहेगी कि मैं के रेस्पेक्ट में हूँ, तो क्या रेस्ट में नहीं? क्योंकि दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, कोई पोजीशन में चेंज ही नहीं आ रहा दोनों के, ठीक है? यस हाँ, दोनों आप देखिए, सपोज हम लोग सारे लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में हम लोग समझ लो अभी हम किस में हैं? अंदर, बाहर चारों तरफ पर्दे लगे हैं, पता ही नहीं आपको क्या हो रहा है, बताओ, और स्पीड कांस्टेंट है। अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या हम दोनों मोशन में लग रहे हैं क्या? नहीं, रेस्ट में लग रहे हैं ना, क्योंकि अभी रेफरेंस का मेरे रेस्पेक्ट में देख रहे हो, समझ में आ रहा है? मेरे रेफरेंस में आप देख रहे हो, बट यहाँ हटा दूँ, एक शीशा लगा दूँ, बाहर एक पेड़ जा रहा होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में लगेगा कि हाँ आप मोशन में हो, है ना? आपको भी लगेगा वो मोशन में। तो दैट मीन्स कि मैंने बोला क्या दोनों के रिलेटिव टर्म है, तो आपको देखना पड़ेगा रेस्ट में या मोशन में हो तो किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोल लो या रेफरेंस पॉइंट बोल लो। तो अभी जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये मैं क्या हूँ? ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है ना? तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो फिर दोनों मोशन में है। अगर हम इसको ऑब्जर्वर मान लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है? रेस्ट में है ना? तो इसमें एक चीज़ और करने वाली बात है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या दूसरी शब्दों में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना? सिंपल है। तो इसी चीज़ को मैंने लिख दिया, तो इसको आप एग्जाम्पल, तो ये इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपल वही बात है, व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, दूसरे शब्दों में क्या बोलते थे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज रेस्ट। और मोशन के जब चेंज करता है टाइम के साथ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, तो उसको मोशन में कहते हैं। सिंपल है ना? सबको समझ में आया? प्लीज कॉपी कर लो। W.RT इसका मतलब समझते हैं सभी लोग? अभी शॉर्ट में ही लिखा जाएगा, बट मैं किसी को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, विथ R से रेस्पेक्ट, T से टू, ठीक है? ये होता है फुल। रेस्ट मोशन समझ में आया? अच्छा, रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, आपको लगता है ना? अभी देखो, अभी ये क्या है? मेरी पोजीशन है, ठीक है ना? या लोकेशन कह लो। तो अभी मैं लोकेशन 1 सेकेंड हो गया, टाइम काउंट करो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मेरी पोजीशन चेंज हुई नहीं ना? जब टाइम के साथ मेरी किसी की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट पे है, ठीक है? अब टाइम गिनो, मेरी पोजीशन ये है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मोशन हुआ, ठीक है? अब इतना ये सिंपल था। अब ये भी देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। मतलब कि आप बैठो, अगर आप भी मेरे साथ मूव करोगे, देखो अभी आपने कहा मैं मोशन में हूँ ना, हूँ कि नहीं? बट जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मेरे पैरेलल आप चलोगे तो क्या होगा? हम दोनों रेस्ट में कहलाएंगे ना, अगर आपके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो मैं, अच्छा है ना? तो रेफरेंस पॉइंट का किसके हिसाब से देख रहे हो तो वो भी डिपेंड करता है। इसको लिखो ना, आप बैठे क्यों? करना है इसको कॉपी, कोई बैठेगा नहीं तो फिर मुझे टाइम देने का फ़ायदा क्या? प्लीज़ राइट डाउन, इवन तो आपको आता हो, आई नो मैक्सिमम लोगों को आता होगा ये बातें, बट एक बार कर लो फिर भी आप।
क्योंकि आपका विषय ऐप का एक्सेस स्टार्ट नहीं हुआ है ना। हाँ, तो स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ चीज़ें मैं नोट नहीं भी कराऊंगा, चलेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बट अभी नहीं मिल पाएगी ना पीडीएफ आपको। चले आगे, सिंपल, यस और नो, डन। हाँ ठीक है, कोशिश किया करो आप लोग, हम समझेंगे चीज़ों को बहुत आराम से, बट जो आपको नोट करना होगा थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा, बट आपको हैबिट हो जाएगी 1-2 वीक में, नोट करने की हैबिट हो जाएगी फास्ट तरीके से। आगे चलते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, एनी डाउट, क्या नहीं हुआ आपका? हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बता दो। ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ। व्हाट्स योर नेम? रियान, ओके, रियांश, ओके गुड रियांश। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे देखो हम मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब भी हम फिजिक्स में मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है ना, मैक्सिमम जगह हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मैं हूँ, ठीक है, देखो मैंने अभी एक एग्जांपल क्या दिया था, मैं ये ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, मेरी लोकेशन है, मैं मूव कर रहा हूँ, बी पे पहुँच गया, मैंने अपने आप को कैसे दिखाया, पॉइंट के तरह दिखाया कि नहीं दिखाया, जबकि मेरा साइज तो समझ लो कि मैं इतना बड़ा हूँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो हमारा ध्यान है, हमारा जो एनालिसिस है, किस पे है, कि मोशन पे है, किस पे है, मोशन में, कि क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, है ना, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जब भी हम मोशन को लेके बात करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज हम पॉइंट साइज मानेंगे, समझ में आ रहा है। एक तरीका यह है कि जब भी मोशन की स्टडी करेंगे खासकर फिजिक्स में, और दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपनी साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट कितनी होगी, मान लो कि हार्डली 2 मीटर समझ रहे हो, लगभग 6 फीट या 5.5 फीट है मेरी हाइट, है 2 मान लेते हैं, 2 मीटर्स, राइट। तो मैं अगर 2 मीटर का हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया, 2 मीटर का हूँ, और मैं चला गया, मैं कह रहा हूँ कि मोशन की स्टडी कर रहा हूँ, मैं ए टू बी गया 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर चला गया, ये सुनो, 2 मीटर के कंपैरिजन में 2000 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। तो इस केस में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी होती है, उसको पॉइंट साइज का मानते हैं, ठीक है, ओके। कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, सर मान लीजिए कि आप दो मीटर के हैं, बट आपने 1 मीटर मूवमेंट किया है ना, ए टू बी, क्वेश्चन हो सकता है इस केस में तो आपकी हाइट ज़्यादा है ना, आपका साइज ज़्यादा है, हाइट मतलब साइज की यहाँ बात कर रहे हैं ज़्यादा, तो इस केस में क्या होगा, तो ये पॉइंट साइज नहीं मानेंगे क्या, मानेंगे, क्योंकि हमें जो क्या करना है, स्टडी कर रहे हैं, किसकी, मोशन की स्टडी कर रहे हैं, और इसको तब भी पॉइंट लेके करना है, कोई ऑब्जेक्ट होगा। और बट अभी आप जब 11th क्लास में जाओगे तो पॉइंट क्यों लेते हैं इसका रीज़न भी पता चलेगा। जैसे जस्ट लाइक मेरी बॉडी जितनी बड़ी है तो मेरा जो टोटल मास होगा तो मेरे किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, हम लोग मानते हैं इसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं, मास का सेंटर, समझ में आ रहा है, तो वो लेके काम करते हैं। बट आपको जानने की जरूरत है, बस आप इतना मान के चलो कि आपको जो भी स्टडी करनी है किसी भी बॉडी को लेकर, जब भी मोशन की बात होगी, सिर्फ मोशन की बात होगी, तो पॉइंट साइज लेना पड़ेगा आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, यानी कुछ बेटा सेंटर ऑफ मास, देखिए वैसे आपको जरूरत तो नहीं, फिर मैं बता देता हूँ क्या मैंने बोला, सेंटर ऑफ मास, मास समझते हो, जैसे कि मैं हूँ, क्या है, मेरा मास होगा लगभग 60 किलोग्राम, ठीक है। अब मैं अपने आप को पॉइंट साइज दिखा रहा हूँ कि नहीं दिखा रहा हूँ, तो मेरा तो कहीं एक पॉइंट तो दिखाना पड़ेगा मेरी बॉडी में। मान लेता हूँ जो मेरा पेट है कहीं पे, जहाँ पे टोटल मास होगा जो कंसंट्रेटेड होगा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। जैसे कोई बड़ा स्फेयर ले लो, स्फेयर की बात कर रहा हूँ, 3D बॉडी होती है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पर होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसी हर एक बॉडी का हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और वहाँ पे होगा तो वही पॉइंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, बैलेंस होता है, जैसे जस्ट लाइक अब मैंने इसको पकड़ रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ करूँ, शायद बैलेंस नहीं होगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, लेकिन कहीं एक जगह ऐसा है, जैसे दिखा भी देता हूँ, शायद गिर ना जाए, है ना। इवन तो ये देखो रेगुलर बॉडी है, तो कहीं ना कहीं एक जगह रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, हाँ जैसे उसने कर रखा है। तो वहाँ पे देखो क्या है कि ऐसा क्यों रुका हुआ, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे ही है, मतलब जो टोटल मास कहाँ पे, इसी पॉइंट पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अलग अलग बॉडी का अलग भी हो सकता है, जो उनके बीच में हो,
कहीं भी हो सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, 11th क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई, ये लिख लिया आपने, फास्ट लिख लो उसको। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, दो तरीके से हम कहते हैं, इसको भी लिख लो आप लोग, ठीक है। किस आप इसको करो, मैं इसको हटाता हूँ तब तक। सेंटर ऑफ मास का बस आइडिया लग गया ना, आप हम लोग पॉइंट क्यों ले रहे हैं। ये लिख लो या ठीक है, ये दोनों बातें ठीक है, बट ये है कि ये ज़्यादा करेक्ट है। कभी भी डेफिनेशन आए तो नीचे वाले लिखेंगे तब भी सही चलेगा, समझ में आए। तो जब भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, मोशन की, तो ऑब्जेक्ट जो भी उसको हम पॉइंट मानेंगे, ठीक है। अब ये कंसर्न अलग बात है कि वो पॉइंट किस तरीके से मानेंगे, 11th में देखेंगे। सेंटर ऑफ मास का एक अलग ही चैप्टर आपका आएगा। डन, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। कर लो आप, आपने कर लिया, सेकंड वाला करो ना बेटा, ये भी करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा, है ना। किसी को डाउट तो नहीं अभी तक, सिंपल। तो इसीलिए आप देखो, जो भी हम मोशन में करेंगे एक पॉइंट से दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, पॉइंट से दिखाएंगे हम लोग, है ना। नो नो नो, नॉट कैपेसिटी, हम बस एक पॉइंट मान रहे हैं ऑब्जेक्ट को, बस कैपेसिटी अलग बात है, फिर एनर्जी की बात आ जाएगी ना। बस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मुझे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जैसे अब जैसे मैं हूँ मनोज और पूरा देख रहा हूँ, मुझे रिप्रेजेंट कैसे कर पाओगे पूरी, या तो पूरा मेरा अच्छे से किसी के स्केच अच्छी हो, बैठ के बनाओ 2 4 6 घंटे 10 दिन अच्छे से बनाओ, है ना, तब रिप्रेजेंट कर पाओगे। या फिर हम लोगों ने क्या बनाया है, सिंपल सा एक रिप्रेजेंट तरीके का क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका बनाया है, नाम लिखना लिख दो, है ना, नॉर्मल भाषा में। ऐसे ही फिजिक्स में एक मुझे एक बॉडी मानेंगे, अब बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट से दिखाएंगे, है ना, बॉडी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, यहाँ पे है, यहाँ से वहाँ पोजीशन चेंज हो गई, समझ में आ रहा है। बस दिखाने का तरीका है, और स्टडी तभी कर पाएंगे मोशन की जबकि एक पॉइंट की तरफ हम कंसिडर करेंगे। डन, आगे चलते हैं। दूसरा क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स पॉइंट होता है, या कह लो फिक्स ऑब्जेक्ट होता है, या ऑब्जर्वर होता है, जिससे हम सारे मेजरमेंट को देखते हैं, सारे जो चेंजेस हो रहे पोजीशन को देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बता पाते हैं कि मोशन में है कि रेस्ट में है, जैसे हमने किया था, है ना। सिंपल इसको लिख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि वही, जैसे हमने ऑब्जर्वर था ना उस टाइम, याद है ना कार वाला सीन, मैं ऑब्जर्वर था, दैट इज मैं रेफरेंस पॉइंट था, तो मैं फिक्स था, मेरे रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी या नहीं भी हो रही थी, तो वही है। तो फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विच गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन नॉन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा आपको कॉपी लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। आई नो दैट कि कोविड में 1 2 साल में आदत बहुत हम लोगों की कम हो गई है ना, लिखने का मन नहीं करता है, बोरिंग लगता है। बट क्योंकि आप लोग सोचोगे कि बाद में लिख लेंगे, क्योंकि आपके स्कूल्स भी होते हैं, वहाँ के होमवर्क है, तो इतना टाइम नहीं मिलने वाला कभी। बस एक बार आप यहाँ समझ लो, लिख लो, फिर आपका काम खत्म हो गया है। डन, ओके, यस, नो, देखो अभी आपके स्कोप पे नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी नहीं फिक्स होता है, मूव भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। जैसे सपोज 2 ट्रेन जा रही हैं, ट्रेन नंबर 1 ट्रेन नंबर 2, है कि नहीं। आप इसमें खड़े हो, मैं इसमें खड़ा हूँ, तो
मोशन में है, रेस्ट में, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो मैं देखना चाह रहा हूँ तो अब मेरे रेफरेंस में आप, बट आपका भी मोशन हो रहा है, मेरा भी मोशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि नॉन इमर्शन। अभी जो हम, तो क्या है इस केस में, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मोशन में है, समझ में आ रहा है। तो अभी ठीक है, तो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। और अभी और एक चीज़ होती है क्या, एक्सेलरेशन, आपको पता हो या ना पता हो बट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, एक्सेलेरेट हो रही है मतलब उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, और एक्सेलेरेशन ना हो, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड मेंटेन है, समझ में आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो वो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस पे हो, रेस्ट पे हो, मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। बट आपके लेवल पे अभी आप मान के चलो कि थोड़ा रेस्ट है, आपको समझने में आसानी रहेगी। हम्म कहाँ से को पैसेंजर से सेम ट्रेन में ना, हाँ तब तो आप रेस्ट पे उसके लिए ना। तो दोनों, जब दो चीज़ों, बस दो चीज़ों को क्या रिलेटिव टर्म है ना, तो आप भी रेस्ट पे हो, वो भी रेस्ट पे, भले ही ट्रेन चल रही है बट वो तो रेस्ट पे होगा ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पूरा पर्दे लगा दो, पता ही चलेगा बाहर क्या हो रहा है। हाँ जी, जैसे दो लोग एक साथ चल रहे हैं तो पता है हम दोनों चल रहे हैं, साइड में भी हम दोनों रेस्ट पे नहीं है, मोशन में, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की स्पीड मैच कर रहे हैं। हाँ तो एक टाइम ऐसा आता है जैसा लगता ही नहीं है हम लोग चल रहे हैं, रुके हुए हैं। हाँ, रुके रहेंगे, ऐसे ऐसे फील होगा। सिर्फ एक दूसरे को ही देखोगे, सराउंडिंग को नहीं देखोगे, दोनों को, मतलब कि आपका ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ है, कहीं भी सराउंडिंग में आपको फील ही नहीं होगा, आप मूव कर रहे हो। ये केस तो ट्रेन में हो रहा है भाई साहब, देखो ना, दोनों चल रहे हो, भले ट्रेन चल रही है या फिर साथ में चल रहे हो, दो ट्रेन एकदम पैरेलल चल रही है, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, तो लगेगा नहीं आप चल रहे हो। होता है कि नहीं होता है? कई बार होता है कि साइड में ट्रेन पास करी, एकदम ऑलमोस्ट कभी कभी स्पीड सेम हो जाती है, लगभग फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए सेम हो जाती है, लगता है कि हाँ दोनों रुके हुए हो, फिर वो स्पीड तेज कर लेता है, स्लो कर लेता है, अच्छा अरे यार ये तो आगे निकल गया, हम रेस्ट पे, ऐसा भी लगता है ना, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान देना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान देना है, फिर उसके हिसाब से कैसे भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। आगे चले। हाँ, तो मैंने एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, और एक्सेलेरेशन में भी हो सकता है। बात करेंगे एक्सेलेरेट भी कर सकता है, क्या होता है, ठीक है। तो बट आपके हिसाब से रेस्ट पे रहेगा, उतना ही काफ़ी है। अब क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। देखो 3 डायमेंशन होती, सबको पता है, हाँ 3 डायमेंशन होती है। जैसे कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट के बारे में पता है, एक्स वाई जेड के बारे में पता है, जेड। जैसे देखिए मैं जा रहा हूँ इधर एक्स की तरफ, है ना, या पीछे भी जा सकता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं एक्स, ये नेगेटिव वाला डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है, ये वाई होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव, और ये हमारा ऑरिजिन होता है ना, ये वाला। तो ऑरिजिन यहाँ पर ध्यान से देखो, एज अ रेफरेंस काम नहीं करता है कि नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा 5 मीटर गया, किसके रिस्पेक्ट में बोलूँगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, यस और नो। तो एक ये एक्सिस से एक डायरेक्शन है, एक डायमेंशन है, क्या बोला इसको, चाहे मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस का अलोंग कर रहा हूँ, इसको एक एक्सिस का अलोंग कह सकता हूँ, मूव कर रहा हूँ, एक डायमेंशन का अलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही अगर ऊपर जाऊँगा दूसरा हो जाएगा। तो बट अब यहाँ पे देखो जो प्लेन लिख रहा हूँ, ये कितना डायमेंशन है, प्लेन मतलब बोले जिस पे जो हमारा बोर्ड है, कितना डायमेंशन है, 1 और 2 डायमेंशन है ना। क्योंकि अगर मुझे मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो 1 डायमेंशन, बट मुझे कुछ ऐसे लिखना है, दूसरा डायमेंशन आ गया कि नहीं आ गया, देखो ना, ये सुनो। तो विदाउट 2 डायमेंशन मैं लिख नहीं पाऊंगा इसके अंदर, क्लियर है। थर्ड डायमेंशन क्या होता है, जेड, मतलब इसके इधर आ जाओ, समझ में आ रहा है। जैसे आपको दिखाता हूँ, एरोप्लेन देखा आप लोगों ने, पहले अपने रनवे पे मूव करता है, मतलब चलता खूब, है ना, कौन सा डायमेंशन है, 1 डायमेंशन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर टेक ऑफ करता है, अब कितनी डायमेंशन हो गई, ऐसे मूव कर रहा है, फिर टेक ऑफ किया। अब ध्यान से देखो, यहां तक तो उसने क्या किया था, 1D थी, 1D लिखूंगा मतलब 1 डायमेंशन मूव कर रहा है ना। जैसे टेक ऑफ किया, देखो ये आगे भी जा रहा है, एस की तरफ भी जा रहा है, और ऊपर भी तो गया साथ ही साथ, ये सुनो। तो 2 डायमेंशन मूव करने लग गया, समझ में आ रहा है। 1 डायमेंशन टेक ऑफ में 2 डायमेंशन दोनों आगे। अब ऐसे प्लेन जा रहा है, अब कोई ऐसा खुरापाती वो बैठा होगा पायलट, ठीक है,
कहेगा कि आप लोगों पे आप लैंड करा देगा अचानक से, ऐसे जाते जाते क्या करेगा वो, ऐसे मूव कर जाएगा, है ना, तभी आपके पास आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो तीसरी डायमेंशन क्या हो गई, आउट ऑफ द प्लेन हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम z बोलते हैं। अब इस पर हम लोग थर्ड डायमेंशन दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ये 2D है, 2D मतलब 2 डायमेंशन है या प्लेन है ना। तो जनरली हम दिखाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं z, बट आपको इमेजिन करना पड़ेगा x y इस प्लेन में है और z कुछ ऐसा आ रहा है, पॉजिटिव वाला z ऐसा आ रहा है, नेगेटिव इसके पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तीन डायमेंशन होती है। तो जब मोशन एक डायमेंशन में होता है तो 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं, जब 2 डायमेंशन में होने लग जाता है उसको 2 डायमेंशन कहते हैं, जब 3 डायमेंशन में होता है तो 3 डायमेंशन। जैसे आप काइट उड़ा रहे हो तो क्या करते हो आप, देखो काइट ऐसे ऐसे खींचते हो जैसे आप, है ना, ध्यान देखो ऊपर भी जा रहा होता है ना, और ढील देके छोड़ते हो तो आगे जा रहा होता है, फिर ऊपर जा रहा हो तो खींच लेते हो इधर आ जाता है कि नहीं। 3 डायमेंशन हो गया कि नहीं हो गया। जब ऐसे प्लेन की जो मैंने एग्जांपल दिया वो 3 डायमेंशन मोशन शो कर रहा है। 1 डायमेंशन में कार एकदम सीधा जा रही है, एकदम सीधा, मैं ही सीधा जा रहा हूँ, तो कैसे 1 डायमेंशन मूव कर रहा हूँ, फिर मैं ऐसे वैसे मूव करने लग गया, फिर मैं जिगजैग में ऐसे ऐसे करने लग गया तो 2 डायमेंशन हो गया, है ना, भाई सिंपल। चलो अच्छी बात है, आपको डायमेंशन का पता है, ठीक है। तो जब बॉडी सिर्फ एक डायमेंशन में मूव कर रही होती है या मोशन कर रही होती है उसको 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल है, और इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं अलग नाम से, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। क्या, लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मतलब सीधा, रेक्टिलिनियर का मतलब भी वही होता है। और एग्जाम्पल, मूविंग अ कार इन अ स्ट्रेट रोड, फास्ट, कि नोट कर लोगे, करो फास्ट थोड़ा। इसको नोट करने के लिए आपके पास 50 सेकेंड है। देखते हैं कौन पहले करता है। नहीं करना सबको, कोई बैठेगा नहीं। आपने कर लिया? श्योर, दिखाओ। एग्जाम्पल ही लिखा आपने? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक चलेगा। एरोप्लेन कैसे हो गया 1 डायमेंशन में? ये तो बोल दो कि स्ट्रेट चल रहा है एकदम, अभी रनवे पे है। अब ये लिखो ना, कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, या फिर बाइसिकल लिख लो, जो भी आप गाड़ी चलाते हो या खुद मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना चाहिए। शॉर्टकट नहीं मारेगा कोई। एक बार चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तब अपने हिसाब से आप शॉर्टकट या फिर कर लोगे, कम शब्दों में भी कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द लर्निंग एटलीस्ट पूरा थोरोली आपको लिखना है चीज़ों को, ठीक है। आगे चले। सेकंड में कुछ नहीं है, बस जहाँ 2 डायमेंशन मोशन हो, और बस उसको कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। उसका दूसरा नाम क्या है? प्लेनर मोशन, ठीक है ना। जैसे पहले 1D का क्या नाम था? 1D भी बोलेंगे। 1D मतलब 1, 2D मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है। 1D ऐसे 2D का, 1D को क्या बोलते थे दूसरे नाम से? लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसे इसको भी 2D या फिर प्लेनर मोशन बोलेंगे। अब देखिए जो कार है सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब कि ऐसे मूव कर रही है, देखिएगा थोड़ा यहाँ से, तो ये 2D है कि 1D है? जैसे ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है कार, तो देखो कार पहले A पे थी फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पहुँच गई B पे। यहाँ देखेंगे तो A से B पे जाने में देखो इधर गई होगी और थोड़ा ऊपर भी तो गई है, इसको x डैश मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में गई है, और ये y पे गई है ना। तो 2D हुआ कि नहीं हुआ? किसी को कुछ समझ में आ रहा पूछेगा, छोटी बीच। हाँ 2 डायमेंशन है ना, यहाँ से गई A से B गई, A से B जाने में देखो गई यहाँ, तो कुछ x पोर्शन चली तभी तो यहाँ पहुँची, ये सुन नो, यहाँ से x गई और कुछ ऊपर गई दैट इज y गई तभी तो पहुँची। तो 2 डायमेंशन होगा कि नहीं हो गया? 2 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन। जैसे कि आप जो भी मैं लिख रहा हूँ 2D में लिख रहा हूँ, तो मैं अगर 1D में ही लिख पाऊँ तो मैं सिर्फ एक लाइन से ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगा, ये सुन नो। अगर मुझे 2D बनाना होगा बोले ये, तो मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा या ऐसे जाना पड़ेगा। जैसे मनोज लिख रहा हूँ, अब देखो कितना कि एक लाइन बन रही है, उसके बाद दूसरी डायमेंशन में आ गया मैं, तो x के अलावा y पे भी जाओगे ना आप, समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, फिर भी कोई नो इशू। डन। जैसे जिगजैग कोई कार जा रही है, मैं ही जैसे जा रहा हूँ ऐसे जाके ऐसे जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? 2 डायमेंशन ही कर रहा हूँ ना मोशन।
सीधा ना जाके। और कोई एग्जांपल बताओ रियल लाइफ से। हाँ हाँ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, बट वो सर्कुलर पाथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो अर्थ है सन के अराउंड मूव कर रिवॉल्व कर रहा होता है, जैसे ऐसा होता है, ये ऐसी पाथ होती है, इसको इलेप्टिकल पाथ बोलते हैं, हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। सन यहाँ कुछ होता है, ठीक है, और हमारा जो अर्थ है ना ऐसे मूव कर रहा होता है। तो सिंपल सी बात है, कैसा है, यहाँ आएगा, देखो 2 डायमेंशन में मूव करना पड़ेगा ना इसको, तो ये भी क्या है, 2 है, 2D है। हाँ, बॉल फेंकेंगे, अगर सीधी जा रही है तब तो 1 डायमेंशन है, सीधी जाकर थोड़ा नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है तो 2D हो जाएगी, ठीक है। दैट इज ए प्लेनर मोशन। अब आपको 2 डायमेंशन प्लेनर का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। आगे चले, एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। 3D में क्या होता है, जब तीनों डायमेंशंस में मोशन होती है, ऑल 3 एक्स वाई जेड मैंने बोला था, और इसको हम लोग एक अलग नाम से क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस भी कहते हैं। क्या अलग नाम से, मोशन इन स्पेस भी कहेंगे इसको। ट्रांसलेटरी मोशन 3 डिमेंशनल होता है? नहीं, 1 और 2 होता है। ट्रांसलेशन सिंपल सीधा होता है ट्रांसलेटरी, ठीक है। फिर लीनियर मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी में हमने बात ही नहीं की ना, हमने लीनियर बात की, रेक्टिलिनियर बात की है। अगर मोशन इन स्पेस बात की है तो दैट मीन्स कि 3D मोशन की बात कर रहा है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। प्लेन में मोशन होना मतलब कि 2D की बात कर रहा है, लीनियर मोशन हो रही है तो 1D की बात कर रहा है, या रेक्टिलिनियर मोशन हो रही है तो 1D की बात कर रहा है। डन, आगे चले। सिंपल है, जैसे काइट की मैंने लिखा भी यहाँ पे, एग्जांपल जरूर लिखिएगा। मोशन ऑफ एरोप्लेन और काइट इन अ स्पेस, स्पेस मतलब 3D में, स्पेस मतलब जो ये पूरा हमारा सराउंडिंग स्पेस ही तो एक तरीके से। आगे चले। सॉरी, हाँ, गैस पार्टिकल रैंडमली कैसे मूव कर सकते हैं, गैस ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे मुड़ जाए, ऐसे मुड़ जाए, है ना। तो रैंडम, अगर रैंडम मोशन करे तो 3D मोशन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो देखो, अगर वो सीधा आ रहे हैं, देखो देखना, अगर उनका सीधा आ रहा है तो 1D है, अगर आ रहे थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो 2D है, उसके अलावा इधर भी जा रहे हैं तो 3D हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको ना। कोई मैंने बॉल गिराई, सिर्फ बॉल ड्रॉप की, कौन सा मोशन है ये, 1D 2D 3D, 1D सीधी आई है ना, समझ। और मैंने बॉल ऐसे फेंकी तो बॉल ऐसे जाएगी ना, ये सुनो, कैसी मोशन है, 2D मोशन हो गई, ठीक है ना। तो आपको पाथ को देखना पड़ेगा कैसा है। आगे चले। नाउ ये हमने डायमेंशन के हिसाब से मोशन को डिफाइन किया था। अब क्या है, हम लोग नॉर्मली कैसे मोशन होती है उसकी बात करेंगे। तो सिंपल है, फर्स्ट क्या है हमारा, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि 1D था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 टाइप के मोशन होते हैं इसको। तो वही मोशन इन दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, 1 डायमेंशन के अलोंग मूव करे या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ करे, बात एक ही है ना, क्लियर है। और सेम एग्जांपल ले सकते हो कोई भी अपने हिसाब से, इसको कर लो। तो मैं A to B जा रहा हूं, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन है ये मेरी, ठीक है। तो कैसा है ये, रेक्टिलिनियर मोशन है या लीनियर मोशन है या 1D मोशन भी कहेंगे, ठीक है। हाँ, 1 डायमेंशन मोशन भी यही है, ठीक। इसको कर लो फटाफट, भी चले कर लो, बस एक लिख लो, चाहे आप जैसा भी लिखना हो आपको। डन, चलो इसको कर लेना आप, है ना। अब ये क्या है, पाथ है, ध्यान देना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है ना। मोशन होगा अगर स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ये कैसा है, स्ट्रेट पाथ है ना। पाथ मतलब रास्ता, है ना, हिंदी में यही बोलते हैं हम लोग। आगे चले। डन। किसी को डाउट अभी भी पूछ लो, कोई भी छोटा भी डाउट हो, डोंट वरी कि आपने, मैंने पहले 10 मिनट बताया, आपको नहीं समझ में आया होगा। हाँ बोलो। कार पे रेस्ट मोशन, अच्छा जो मूव 2 लोग जा रहे थे, ओके ओके। इसमें देखो जो भी है ना, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ तो किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ,
कैसे पता? अगर कोई मूव करता हुआ जा रहा है, जैसे ये मूव कर, इसको क्या मोशन में दिखाई दूंगा? जैसे ये है, ये मूव कर रही है, तो उनको मोशन में दिखा दूंगा मैं क्या? आपको रेस्ट पे क्यों दिखाई दे रहा हूँ मैं जब इनको मोशन में दिखाई दूंगा? तो फ्रेम कहाँ से देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट हो, वो डिपेंड है ना। तो आप क्या हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अगर अभी आप देख रहे हो, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर हो, तो आपके हिसाब से देखना पड़ेगा मेरी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। आपके हिसाब से हो रही है? नहीं, तो रेस्ट पे हो, ये डेफिनेशन लिखवाई। अगर अब देखो मैं आपके हिसाब से, आप रेफरेंस हो, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो अब मोशन में हूँ, राइट। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इनके हिसाब से पहले भी जब मैं रेस्ट पे आपके हिसाब से था, बट ये मूव कर रही थी, है ना, ये क्या थी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्होंने खुद को ले लिया था, ये खुद मूव कर रही थी, तो खुद मूव कर रही थी, पोजीशन चेंज हो रही थी मेरी, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। आपको देखना है कि वो क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको बस इतना ध्यान देना है, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो वो पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही है ना। एक और एग्जांपल समझ लो, मैं ट्रेन में हूँ, आप भी ट्रेन में, हम दोनों बैठे हैं साइड में, है ना। तो आपके हिसाब से मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँगा। कोई बंदा बाहर खड़ा हुआ है, अगर वो रेफरेंस उसको मान ले, उसके हिसाब से किस में होऊंगा? मोशन में ना। तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आप कंफ्यूज कहाँ हो? रेफरेंस नहीं देख पा रहे हो। तो जब भी आपको मोशन देखना है, रेस्ट देखना है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले देखना है किसके हिसाब से बात की जा रही है ना। ठीक है, अब कोई डाउट तो नहीं है ना? तो वो आपको देखना पड़ेगा किस हिसाब से। दूसरा क्या? सर्कुलर मोशन। कुछ नहीं, जब मोशन किसी की सर्कुलर पाथ में हो, क्या हो? सर्कुलर। कैसा पाथ है ये? बस जब किसी की मोशन सर्कुलर पाथ में, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्लियर है? बहुत इजी है। जैसे कि कोई सर्कुलर पार्क है, कार चला रहे हो आप, है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये देखो फैन है, फैन का जो ब्लेड है, इस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, पॉइंट। तो पॉइंट ऐसे मूव करेगा नहीं करेगा सर्कुलर पाथ में? ये सुनो, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, कोई पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा आपको, है ना। उसके अलावा आपकी जो क्लॉक होती है, उसकी जो हैंड्स होती है, मिनट की, सेकंड की और जो आवर्स की होती है, एक पॉइंट कंसीडर कर लो, जस्ट लाइक कि हाँ 2D मोशन, परफेक्ट। कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने, यहाँ पे घड़ी है मान लीजिए ये। देखो ये ने, ये 2D में एक टाइप का मोशन है, समझ में आ रहा है? 2D में तो हो रहा है। अब ये पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो घड़ी का ये सुई मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा ना, कैसा मोशन हो गया? तो ये पॉइंट कंसीडर किया आपने, कोई पॉइंट है ना। ठीक है, सिंपल है। आगे चले। हाँ बिल्कुल, पाथ 2D वो भी है, 2D वो भी, पाथ पे हम अब देख रहे हैं। आगे चले। अभी हम बात करें, जैसे देखो एक और 2D देख लो आप। सिंगल पेंडुलम देखा आप लोगों ने? मैंने इसको ले जाके यहाँ से छोड़ दिया तो कैसा मोशन कर रहा है? मोशन देखो अलग टाइप की कर रहा है, बट 2D मोशन कर रहा है ना, ऐसे करता है, बट इसको अलग टाइप की मोशन बोलते हैं। बट ये क्या है? 2D मोशन है, बट इसको एक अलग नाम भी देते हैं, ये 2 डायमेंशन। जो मैंने आपको क्या बताया था, जो 1D 2D हम प्लेन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या है, हम पाथ कैसा वो मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसके टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो किसी मोशन को आप 1D 2D 3D के हिसाब से, और सर्कुलर है, ऑक्सिलेटरी है, जो हम बात करेंगे, लीनियर है, नॉन लीनियर, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक मैं एक ह्यूमन हूँ, आप सब ह्यूमन हो, कुछ अब सारे ह्यूमन है ना, कुछ गर्ल्स हैं, फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, उसमें कैटेगराइज, कुछ बच्चे होंगे, कुछ अडल्ट होंगे, है कि नहीं। तो वो हायरार्की को आप समझो, ठीक है। तो 1D 2D होगा, बस उसके अलावा भी और टाइप के भी मोशन होंगे, ठीक। आगे चलते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज बस ये 2D मोशन दिखाने के लिए मैंने किया था आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऑक्सिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं जब भी कोई बॉडी का मोशन टू एंड फ्रो होता है। टू एंड फ्रो का मतलब टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है? जिसके अबाउट ये करता है, जैसे ये है, क्या है? इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है ना। ये क्या है इसकी? इसके अबाउट ही देखो, एक बार इधर जा रहा है,
लौट के वापस आ रहा है, उसको क्रॉस करता हुआ यहाँ जा रहा है, फिर ऐसे बार बार कर रहा है ना। तो ये क्या टू एंड फ्रो मोशन है, किसके अबाउट है? इसके अबाउट तो हो रहा है, जब रेस्ट पे छोड़ देंगे तो यहीं रुकेगा ना। तो ये क्या है? मीन पोजीशन है इसकी। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन नॉन एज अ वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी मोशन। जैसे दूसरा भी देख सकते हो आप, ये स्प्रिंग लगा दी मैंने, स्प्रिंग से कोई मास कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एम मास। अब मैंने स्ट्रेच कर दिया इसको, तो ये ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा है कि नहीं? और किसी फिक्स पॉइंट का अबाउट, अभी रेस्ट पे है ना, अभी रेस्ट पे है, जैसे ही मैंने उसको स्ट्रेच किया इस पॉइंट के अबाउट करेगा तो उसको ये मीन पोजीशन हो गया आपकी, ठीक है। और एक स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसे गिटार की अगर करो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी पहले रेस्ट पे होता है, मान लो स्ट्रिंग है ना, तो मीन पोजीशन है। अब आपने डिस्टर्ब किया, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, अल्टीमेटली कहाँ आएगा? यहीं आएगा। तो इसके अबाउट ही मूव कर रहा है ना, शूट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जो आपका ड्रम होता है या ढोलक कहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप हिट करोगे तो ऊपर नीचे जाएगा, मीन के अबाउट करेगा कि नहीं, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे for suppose if the like center position we count it as O and अगर वो लेफ्ट में जा रहा है हम्म। फिर A and राइट में जा रहा है हाँ A to फिर उसे A to O आना पड़ेगा बीच में जाके, so वो उस समय तो अनडिस्टर्ब नहीं है। किस में? मैं समझा नहीं। जैसे आपने कहा ए जाएगा, ये मान लेते ओ और ये बी मान लेते, ठीक है। O2 अभी हमने क्या यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, फॉर एग्जांपल हमने कहीं छोड़ा होगा, ठीक है, तो पहले O से क्रॉस करता हुआ यहाँ जाएगा, वापस आएगा। अगर यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो लगातार चलता रहेगा, ठीक है, आइडियल कंडीशन में, एयर नहीं है ना, तो चलता रहेगा, बट जनरली रुक जाता है। तो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को, बस टू एंड फ्रो मोशन। मोशन A O B है फिर A B। अच्छा ये कहना चाह रहे हो, देखो आपने जहाज छोड़ा है, ठीक है, इसको क्रॉस किया, वापस ओ ए पे जाएगा और बी पे जाएगा, फिर ओ पे आएगा, वापस आएगा, तो एक मोशन, एक ऑक्सीलेशन हो जाएगा, राइट। ये हाँ 2D भी, आप देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये 2D मोशन भी तो है, एक ही प्लेन में तो मूव कर रहा है कि नहीं, ये सुनो, ये 2D मोशन भी है, लेकिन ये ध्यान से देखो, ये 2D मोशन है, ये बस ऊपर नीचे वन है ना, जरूरी नहीं। रमना भी तो 1D होगा फिर। हाँ 1D ही होगा उसका, लेकिन इसका क्या है 2D मोशन हो रहा है, क्योंकि 2 डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उस टाइम पे। आगे चले, हाँ कुछ भी आपको देखना पड़ेगा ना, वो तो प्लेन की जो मोशन है प्लेन के हिसाब से है ना, तो आपको जो भी मोशन है पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसकी मोशन कितने प्लेन में हो रही है। इसमें देखा आपने 2 प्लेन में हो रही है, इसमें देख रहे हो सिर्फ एक प्लेन में हो रही है कि नहीं हो रही है, एक एक्सिस या प्लेन की तरफ हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि सर्कुलर क्या कहते हैं ये वाले मोशन सिर्फ 2D में ही होंगे, 1D में भी होंगे, ठीक है, जैसे ये वाला। आगे चले, नाउ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी कह लो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। जैसे देखो मेरी हाइट मेजर कर सकते हो, कोई लेंथ मेजर कर सकते हो, मेरा मास मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से क्या वो मेजर कर सकते हैं ना। तो कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जस्ट लाइक मैंने बोला, लेंथ बोला, मास बोला, वेलोसिटी भी होती है, स्पीड होती है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स होता है, एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें आती है, हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसको लिख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। क्या नहीं मेजर कर सकते हैं? हाँ वेरी गुड, फीलिंग, मुझे पेन हो रहा है, 4 किलो पेन हो गया, ऐसे सुना है क्या? या कोई भी यूनिट है उसकी? नहीं ना। तो वो, और वो एक तरह से मैटर भी नहीं, आपने उनको मैटर पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में? हाँ, एनीथिंग जिसका कोई मास हो, स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, है ना। हाँ साउंड या फिर स्मेल, उसको मेजर नहीं कर सकते, साउंड को कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से। साउंड को मेजर करने के लिए अलग पैरामीटर है ना। हाँ। जिस चीज़ को मेजर कर सकते हैं इसको यूनिट है ना, सब फिजिकल क्वांटिटी। आप लाइट का क्या? लाइट का हम पैरामीटर मेजर करते हैं, जैसे कि लाइट की स्पीड क्या है, लाइट का वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे देखो मैं ह्यूमन हूँ, आप कभी कभी कंफ्यूज करेंगे, मैं ह्यूमन हूँ ना, तो ह्यूमन की कौन सी चीज़ मेजर कर सकते हैं, कौन सा फैक्टर मेजर कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। ह्यूमन में फीलिंग भी है, ह्यूमन का हाइट भी है,
ह्यूमन का मास भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा फैक्टर मेजर कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ फिजिकल है ना, फिजिकली आप मेजर नहीं कर रहे है ना। जब आप लेंगे तो एक मेजरिंग टेप लेके आएंगे, मेजर करेंगे, या फिर मेरा मास आपको मेजर करना है तो मेरी मशीन पे खड़ा कर देंगे, है कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते क्या। जो चीज़ मेजर कर सकते हैं आपने सुना है तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी। हाँ बोलिए। सर जो चीज़ दिख सके मेनली, जो दिख सके और फील हो सके उसको हम मेजर करते हैं। नहीं देखिए, वैसे बेसिकली यही होना चाहिए, बट कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं है, हम नहीं देख पाते, बट वो मेजर हो रही है, मतलब वो एग्जिस्ट करती हैं, समझ में आ रहा है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो उसको कैसे मेजर कर पाएंगे। जैसे फीलिंग है ना, पेन वगैरह एग्जिस्ट मतलब करती हैं, बट वो क्या है अलग सेंस हमारा। तो जो फिजिकली हम लोग मेजर कर सकते हैं, भले वो आपको दिखे, जैसे एयर है, दिखाई दे रही है क्या, पर हमें पता है ना ये, तो उसका मास भी होता है एयर का कि नहीं। डेंसिटी भी सुनी होगी आप लोगों ने, नहीं सुनी होगी, सुनेंगे आगे। तो वो सारी क्या फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी वगैरह। हाँ हम तरीके देखिए, हमें दिखेगा नहीं, ठीक है, बट हम अलग तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं ना। टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर कितना बताओ, 5000 लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस लगभग है। क्या हम खुद वहाँ जाके मेजर कर सकते हैं क्या। बस हमने एक इंस्ट्रूमेंट कुछ बनाए हैं, वो मेजर कर सकते हैं, समझ। हाँ अंदाज़ा नहीं लगाया, एग्जैक्टली लगभग है, ठीक है ऐसा नहीं है, उसकी वेवलेंथ होती है, हमारे पास अलग तरीका है इसको मेजर करने का। अब जैसे ऐसा थोड़ा थर्मामीटर से कर लेंगे जैसे करते, वो तो मेल्ट हो जाएगा। तो बस हमने अलग तरीके से जो भी चीज़, चाहे हम उसको सामने से देख के मेजर कर पाएँ या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर पाए उसको मेजर करने के लिए, और उसका कुछ आ रहा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब टेम्परेचर भी लिख लेंगे इसमें चाहे, ठीक है। तो आपको वही चीज़ पढ़नी है जो क्या कहते हैं मेजरेबल है पूरी फिजिक्स में, जो नहीं है उस पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। देखिए ये क्या है, फ़ोन है, इसका मास होगा लगभग मान लो कि 300-500 ग्राम होगा, ये सुनो। अभी यहाँ पे है कितना, मान लो 300 ग्राम है। अब मैं यहाँ लेके आ गया, अभी कितना मास होगा, मैं नीचे लेके गया, इधर लेके गया, तो इसके मास पे कोई फर्क पड़ रहा है। मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ रहा है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो, जो वैल्यू है ना 500-300 ग्राम मैंने बोला, वो क्या इसकी वैल्यू कह लो या इसका मैग्नीट्यूड कह लो। फिजिक्स में टेक्निकली क्या बोलते हैं, जैसे कि मेरा 60 किलोग्राम मेरा मास है, तो 60 किलोग्राम क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जिसको आप वैल्यू भी कहेंगे, तो टेक्निकली इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, कहाँ लेके जा रहा है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, या कह लो डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। नहीं कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अभी के लिए मैंने मास की बात की है ना, कभी टेम्परेचर भी हो जाएगा, कभी कुछ और भी हो जाएगा, करंट हो जाएगा, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो हम बाद में देखें कौन कौन सी होती है। यस हाँ, वो एक्चुअली क्या, देखिए वेक्टर एक मैथमेटिकल चीज़ है जो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल चीज़ है, उसको समझना पड़ता है, तो लॉज होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अब जब 11th हो जाओगे फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ोगे आप, पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले टीचर सही होगा तो पहले वेक्टर पढ़ाएगा आपको, और मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ोगे, समझ में आ रहा है। तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाती है, तो उसमें लॉ होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जो भी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं, ठीक है, वो स्केलर में जाते हैं। तो बात करेंगे उसकी बात, ठीक, तो समझ में आया। तो जिसके पास डायरेक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, या कह लो डायरेक्शन नहीं होती सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या, वो तो बस हमेशा बढ़ता रहता है ना। ये सब चीज़ें हो गई। ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप लोग क्या देखोगे, सुन लो, टाइम दे दूंगा, इतना जल्दी क्या है। अभी आप लोग ना, जैसे करंट तो आपको पता है ना, अगर बैटरी की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है कि नहीं करता है। पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से नेगेटिव तरफ जाता है, कोई एक डायरेक्शन होती है ना, आप कहोगे सर डायरेक्शन तो फिक्स है ना। लेकिन ये ना
होता है स्केलर क्वांटिटी। आपको लगेगा ये वेक्टर है बट ये होता है स्केलर, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने बोला, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो वो अभी आपको समझ नहीं पाओगे, बस इतना आपको याद रखना है कि जो करंट है ना स्केलर क्वांटिटी होता है। अब क्यों होता है बस इतना बोल के निकल जाना है आपको कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक। हाँ, अब इसको देख लो, इस पर एग्जाम्पल क्या है, मास। मास मैंने बताया कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किसी का वॉल्यूम है, मैं यहाँ चला जाऊँ कहीं चला, वॉल्यूम सेम रहेगा ना। लेंथ होगा, लेंथ नहीं चेंज होने वाली, कहीं भी डायरेक्शन में चेंज करें। टाइम होगा, सारी चीज़ें हो गई, जो भी लिखा गया वो क्या है, स्केलर है। कुछ चीज़ें आपको अभी फील नहीं हो रही होंगी, ये सब चीज़ें तो ये हम करेंगे आगे, तब आपको फील होगी स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी। फॉर एग्जाम्पल डोर है, समझ लो डोर है, अगर मैं समझ लो कि डोर तो जनरली कभी एक ही साइड में खुलते, कुछ ऐसे होते हैं ना, दूसरी साइड नहीं खुलते ना। मैं अगर यहाँ पकड़ के खींचूँ, मान लो वो बाहर खुलता हो, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या फोर्स लगा रहा हूँ पीछे की तरफ, वो खुलेगा नहीं। लेकिन मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो वो खुलेगा, है कि नहीं। सेम फोर्स लगाया मैंने 5 न्यूटन का, इधर लगाया नहीं खुला, 5 न्यूटन का इधर लगाया खुल गया। तो डायरेक्शन चेंज करने से हमें इफेक्ट दिखा कर नहीं दिखा, ये सुनो। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, कहने का ये मतलब है, समझ में आ रहा है। जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, राइट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे आगे, ठीक है, क्लियर है। टाइम 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 को आप पीछे कर सकते हो, वो बस एक, वो तो हमेशा बढ़ेगा, तो कोई डायरेक्शन थोड़ी हुई नहीं, फिक्स की नहीं। उसका देखो किसी टाइम पे मैग्नीट्यूड तो रहेगा ना उसका ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं, चलो ठीक है, मैं 10 मिनट खड़ा होता हूँ, आपको कुछ पता चला डायरेक्शन, मेरा टाइम ही बर्बाद हो रहा है यहाँ खड़ा हूँ, तो डायरेक्शन कुछ पता चल रहा है आपको, कुछ भी चेंज हो रहा है डायरेक्शन से, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि टाइम का बढ़ने से रुक जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है किसी की डायरेक्शन में, नहीं ना। तो वो स्केलर है, ठीक है। इसको कर लो फटाफट, आगे चलते हैं। अभी तक किसी को डाउट, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, शायद आपको फील ना हो, ये चीज़ें अभी है ना, ये सब टर्म हम करेंगे उसी टाइम पे, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मोमेंटम क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, क्यों है, ये सब भी बातें करेंगे, ठीक है। अगर मेरे दिमाग से थोड़ा स्किप भी हो जाए, आप लोग याद दिला देना मेरे को, ठीक है, वैसे स्किप नहीं होगा, है। वेक्टर है, वेक्टर मोमेंटम, हाँ पढ़ाएंगे थोड़ा। आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है ना, है, हाँ अलग चैप्टर है ना, ये बस अभी स्टार्टिंग है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखो, ये तो अलग पड़ेगा। अभी हम जो मोशन वाली चीज़ें हैं, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर वर्क, एनर्जी, पावर में मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, और चीज़ें पढ़ेंगे, डोंट वरी, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। पावर वगैरह हो गया। वेलोसिटी क्या होती है, क्या लिखा है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, मैं बताऊंगा स्पीड, है ना, स्केलर कैसे होता है, ठीक है। सारी बातें करें, डोंट वरी। आप ये जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो नहीं आया तो अभी बस लिख लो। ये सारी चीज़ें हम करेंगे वहाँ पर, फिर देखेंगे कैसे स्केलर वेक्टर होता है, ठीक है। बस आपको बस ये इसमें डाउट नहीं है ना, स्केलर वेक्टर क्या होता है, आइडिया लग गया ना। हाँ, डायरेक्शन पे हाँ होती है। पर्टिकुलर नहीं, हम उसको देखते हैं तो हमें बस मैग्नीट्यूड से ही, मतलब कि आप कोई भी चेंज करोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड में ही चेंज देख सकते हो, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना आपको, मास यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन मैंने बताया फोर्स 10 न्यूटन का पहले इधर लगा रहा था, खुला नहीं, इधर लगा दे, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, खुला कि नहीं खुला। तो मतलब डायरेक्शन से कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी काम हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी को चेंज करने पे, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने में कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम देखेंगे। आ रहा है डायरेक्शन चेंज करने से, तो फिर वो वेक्टर हो गया, नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये जिसके पास होती है नहीं होती है, मतलब क्या इफेक्ट होता है डायरेक्शन चेंज करने से ना करने से, ये आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा हर एक क्वांटिटी में, ठीक है। हाँ अच्छा, देखो ये कर लिया आपने, डन भाई साहब। अरे जनरली हमारे घर में क्या होता है कि हमारा जो डोर है कभी एक ही डायरेक्शन में खुलता है, आप पुल करोगे तभी खुलेगा, पुश करोगे नहीं खुलेगा। तो समझ लो कि हमारा ऐसा है, ये डोर है, ठीक है, और ये सिर्फ इस डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है,
ओपन किस डायरेक्शन में होता है, इसमें। अब और यह हैंडल तो यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा है, ठीक है। आप गए वहाँ से, आपने लगाया, आपका नाम क्या है? अरीब, ठीक है, AR लिख देते हैं। तो इन्होंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, कितने का फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली एक्स वाली, पॉजिटिव वाली एक्स, ठीक है। और जब खुलेगा, खुलता है इसमें, और मैंने यही हैंडल पकड़ के लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, मैंने इस डायरेक्शन में नेगेटिव कह सकते हो। ओपन हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? उन्होंने 10 लगाया, मैंने भी 10 लगाया, बट उनसे खुल नहीं पाया, मुझसे खुल गया। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज की ना। तो डायरेक्शन चेंज करने से फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? जो भी हम काम करना चाह रहे थे, इफेक्ट दिखा कि नहीं दिखा? लेकिन कुछ देर बाद दोनों तरफ से खुलता है, तो फिर तो उससे कोई फर्क दोनों क्यों नहीं फर्क करते? आप बाहर से खोल ले रहे हो, भाई वो अंदर से खोल ले रहा है, तो दोनों तरफ से खोल रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। आप समझिए मेरी बात। एक दरवाज़ा है जो एक ही तरफ से खुलता है, समझ में उस हिसाब से आपको, एक दरवाज़ा दोनों तरफ से खुलता है ना, है ना। तो आप उसको पुश करके भी खोल सकते हो, डायरेक्शन चेंज की, पुल करके वो खोल सकते हो, डायरेक्शन चेंज की ना, इफेक्ट तो दिख रहा है आपको ना, खुल रहा है ना। अगर ऐसा होता तो नहीं खुल पाता। तो डायरेक्शन चेंज करने से इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको? तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये फोर्स, ये सुनो। तो इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसके पास फोर्स भी हो, सॉरी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। दैट मीन्स कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता हो, ठीक है ना। नहीं नहीं, इन्होंने समझ गए। अभी इन्होंने अलग टाइम पे, मतलब कि अब जब मैं खोल रहा हूँ तो ये नहीं खोल रहे, इन्होंने हाथ हटा लिया है। एक टाइम पे खोलेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। पहले उन्होंने खोला, फिर 2 मिनट बाद कह रहे सर मैं तो परेशान हो गया, मैं गिरने वाला हूँ, 2 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, है ना। फिर वो बैठ गए, अब उन्होंने छोड़ दिया है, तब मैं कर रहा हूँ, फ़र्क पड़ा ना। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन से फ़र्क पड़ रहा है ना, कौन कहाँ लगा रहा है ना। तो ऐसे ही आपको हर चीज़ में थोड़ा देखना पड़ेगा, हम हर चीज़ में बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन से। अभी मैंने दिया हो, कौन सा बताओ, कौन सा क्या पूछा गया? स्केलर, कौन सी बताओ? मास। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, आप पूछ जो चीज़ पढ़ेंगे ना, तो कभी पूछा जाएगा स्केलर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर कौन सी है। तो जो अभी आपको याद है ठीक है, नहीं तो जो नहीं आपको पता है वो हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे पता चलता रहेगा। सेकंड क्या है, ये क्यों नहीं है? वेलोसिटी डायरेक्शन में डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसकी भी बात करेंगे आगे हम लोग। अब ये नेक्स्ट क्या है, लास्ट वेक्टर कौन सी है? वेक्टर, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। इसमें स्केलर था, स्केलर में मास ही था, ठीक है। अब इसमें बताओ, वेलोसिटी है वेक्टर, ये भी है ना, हाँ ये नहीं है, ठीक है। एक्सेलेरेशन होता है, याद रखिए मैं बता दूंगा, फोर्स तो आपको दिखाया मैंने, है ना। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ये सारी बातें करेंगे। और लास्ट वाला लेक्चर भी मेरा ही है आपका, थर्ड आज शायद बायो का होना था, सब मैम की तबीयत खराब है ना, तो उसमें हम थोड़ा बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस देखेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, कैसी क्वांटिटी बताई मैंने, देखा था आप लोगों ने, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट तो हम देखेंगे कैसे, है ना। तो ये क्वेश्चंस वगैरह आप नोट कर सकते हैं, करना चाहे तो, वैसे तो लिखा है आपके में। तो अभी क्लास डन। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछ लो, टाइम है अपने पास 2-3 मिनट। एनी डाउट? हाँ बोलिए। माँ ये भाई देखो, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ये क्या है, एक तरह से अगर आम भाषा में कहे क्या है, ये वैल्यू है कि नहीं। मैंने बोला मेरा मास कितना है भाई, मास, मैंने आपने पूछा मास सर आपका कितना, मैंने कहा 60 किलोग्राम है। तो आप कहेंगे अच्छा आपके मास की वैल्यू कितनी है, 60 किलोग्राम है ना। तो इसी को हम लोग फिजिक्स की भाषा में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या क्लियर है सबको? हाँ, जो वैल्यू है बेसिकली विथ यूनिट, क्या मैग्नीट्यूड, सुनिएगा मेरी बात, मैग्नीट्यूड को जब भी आप बताएंगे तो विथ यूनिट, यूनिट का मतलब किलोग्राम जैसे है। मैं 5 मीटर गया, 5 और मीटर मिला के क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है और ये यूनिट है। यूनिट क्या बताता है, वो क्वांटिटी किस टाइप की है। फिर जैसे कि किलोग्राम से समझ में आ गया मास है, मीटर होता तो
लेंथ की बात कर रहे हैं या हाइट की बात कर रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, कोई भी जैसे फोर्स मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, ये क्या है, ये वेलोसिटी या कह लो कि स्पीड का क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड में ये क्या है, एक तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा क्या होता है, यूनिट होता है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं। समझ में आ रहा है। यूनिट क्या बताता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, आपको देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट नहीं रहेगा। मैं बोलूँगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो मतलब कि फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है आपको 10 न्यूटन दे रखी है ना। ठीक है, और कोई डाउट। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो हम लोग मिलेंगे 5th लेक्चर में, लास्ट है ना आपका। तो तब तक एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ लगता है कि आपको। और एक चीज़ ध्यान देना, देखो आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हो, तो देखो आपके पास स्कूल भी होता है आपके, है ना, स्कूल के बाद बहुत सारा होमवर्क होता है। यहाँ भी अगर आपको मैं नोट नहीं करवाऊंगा, घर के लिए बहुत होमवर्क हो जाएगा। और आपको क्या करना है, सबसे कम एफर्ट में जो भी यहाँ कराया जाएगा समझो, प्रॉपर नोट करो, और घर पे जाने के बाद सिर्फ 5 मिनट्स, हाँ 5 to 10 मिनट्स हार्डली आपको एक बार रिवाइज करना है क्लास में क्या पढ़ाया गया, सेम डे में। कभी पेंडिंग में रखना नहीं, तो भूल जाओगे आप लोग। तो ये कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 मिनट हार्डली देना आपको रोज जाने के बाद कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, थैंक यू। जस्ट थैंक यू, स्लाइड भी दिखानी पड़ती है यहाँ पे। थैंक यू।